सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका आईएफपीएच द्वारा आयोजित दैनिक वेबिनार श्रृंखला के 835वें हिंदी सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के वक्ता डॉक्टर रुपेंद्र कौर हैं। डॉक्टर रुपेंद्र कौर श्री गंगानगर के टांटिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने बीएफयूएचएस फरीदकोट से एमडी और बीएचएमएस की पढ़ाई की है। वर्तमान में ये चंडीगढ़ के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी के रूप में कार्यरत हैं। इनके आज का व्याख्यान का विषय पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट है। मैं आग्रह करती हूँ कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें और अपने अनुभव और ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। थैंक यू डॉक्टर प्लीज श्रुति। प्लीज मैडम। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। मेरा नाम डॉक्टर रुपिंदर, जो आपने बता ही दिया है, अब मेरे को जरूरत नहीं है कुछ बताने की। तो मैं अपना टॉपिक शुरू करती हूँ। पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट मेरा आज का टॉपिक है, जिसमें हम बताएंगे कि मेनोपॉज आने से पहले पेरीमेनोपॉजल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या आती हैं और क्या सिम्टम्स आते हैं। ये टेबल है। सबसे पहले हम बताएंगे कि पेरीमेनोपॉज होता क्या है, उसकी फिजियोलॉजी और उसके हार्मोन्स में क्या चेंजेस आते हैं, सिम्टम्स क्या है, उसको हम कैसे डायग्नोस और कैसे उसकी असेसमेंट करते हैं, होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव क्या है, और एक हम अगर टाइम मिला तो हम एक केस के बारे में बताएंगे। तो पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम क्या होता है? मेनोपॉज जो होता है एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, जो कि मेनोपॉज आने से पहले आता है। इसमें होता क्या है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हमारे फीमेल हार्मोन्स हैं, उनमें फ्लक्चुएशंस आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि उस टाइम पे ओवेरियन फंक्शन जो है वो डिक्लाइन हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये चेंजेस जो है, हार्मोनल चेंजेस, हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स लाती हैं, जिसको हम पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो ये पेरीमेनोपॉज यूनिवर्सल बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ग्लोबली इफेक्टेड करती है हर वुमेन को। पर ये डिपेंड भी करती है एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स पे भी इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, कैसे इन्वायरमेंट में है वो रह रही, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, सोशल कल्चर क्या है, और लाइफस्टाइल उसके फैक्टर्स क्या है। तो पेरीमेनोपॉज डिराइव होता है वर्ड पेरी मींस अराउंड, मेनोपॉज आने से पहले। मेनोपॉज बोलते हैं हम सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी उसके पीरियड्स आने जब बंद हो जाते हैं। तो ये कुछ डाटा है हमारे पास जो वीएचओ ने दिया है कि 1.2 बिलियन वुमेन्स ग्लोबली इफेक्ट होती हैं। इसमें जो ज्यादातर एज होती है 40 टू 45 ईयर्स एज लेते हैं हम। और इसका जो हम टाइम पीरियड लेते हैं पेरीमेनोपॉजल सिंड्रोम का, वो 4 टू 8 ईयर्स लेते हैं हम। और जो 1.2 बिलियन हमने ये हमारे पास जो डाटा है, उसमें से 75 से लेके 85% तक जो वुमेन्स हैं ये एक्सपीरियंस करती हैं सिम्टम्स, और उनके लाइफस्टाइल पे इसका इफेक्ट आता है। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम ये करेंगे रिप्रोडक्टिव एजिंग कैसे होती है वुमेन में। तो इसको हमने 4 में डिवाइड किया है। सबसे पहले रेगुलर पीरियड्स आते हैं, जिसको हम अर्ली फेज का नाम देते हैं। फिर इरेगुलर पीरियड्स आते हैं, जिसको हम पेरीमेनोपॉज का नाम देते हैं। फिर मेनोपॉज मींस सीजेशन ऑफ मेंसेस, इसको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। और लाइफ आफ्टर मेनोपॉज क्या होती है। तो ये एक नेचुरल पार्ट है वुमेन की लाइफ में। जैसे जैसे वुमेन की एज होती जाती है, वैसे वैसे फर्टिलिटी रिड्यूस होती जाती है, हार्मोनल लेवल चेंज होते रहते हैं। तो यूजली 30 टू 40s में भी आना शुरू हो जाते हैं सिम्टम्स, और एंड करते हैं मेनोपॉज विद व्हेन पीरियड स्टॉप्स। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक स्ट्रॉ प्लस 10 स्केल है, जिसका फुल फॉर्म है स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव एजिंग वर्कशॉप। ये एक सिंपल गाइड है
टू अंडरस्टैंड द स्टेजेस फ्रॉम रेगुलर पीरियड टू मीनोपॉज और उसके बाद की लाइफ कैसे होती है। ये डॉक्टर और वुमेन दोनों को हेल्प करता है कि वो कैसे हार्मोनल चेंजेस उसकी बॉडी में हो रहे हैं, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको असेस करने के लिए। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है स्ट्रॉ स्केल का। इसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज होता है रिप्रोडक्टिव, दूसरा मीनोपॉजल और पेरीमीनोपॉजल जिसको हम बोल देते हैं, और थर्ड स्टेज आ गया पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज। तो रिप्रोडक्टिव में अर्ली फेज में जो पीरियड्स होते हैं वो वेरिएबल टू रेगुलर नॉर्मल एफएसएच होता है, और पीक लेवल पे रेगुलर होते हैं, फिर नॉर्मल एफएसएच जो हमारा एंडोक्राइन स्टेज होते हैं नॉर्मल एफएसएच होते हैं। लेट में जाके पीरियड्स रेगुलर होते हैं बट एफएसएच लेवल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारा पेरीमेनोपॉजल स्टेज आ जाती है। इसमें भी हम इसको 2 में डिवाइड करते हैं, अर्ली और लेट। अर्ली में क्या होता है कि साइकिल लेंथ वेरिएबल हो जाती है, एफएसएच जो है इंक्रीज रहता है। फिर लेट में क्या होता है कि 2 और मोर स्किप्स, फिर उसके साइकिल स्किप्ट होने शुरू हो जाते हैं, 60 और मोर डेज ऑफ एमिनोरिया आ जाता है। एमिनोरिया मीन्स मेंसेस नहीं आते हैं और एफएसएच लेवल इंक्रीज रहता है। पोस्ट मीनोपॉजल अर्ली और दोनों में पीरियड्स बंद रहते हैं और एफएसएच जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे ही नीचे हमने इसकी ग्रेडिंग जो दी है, -5 to 3 हम अर्ली में ले लेते हैं जिसमें पीरियड्स रेगुलर है, हार्मोन स्टार्ट चेंजिंग स्लोली। -2 to -1 लेट, पीरियड्स बिकम्स इरेगुलर, मूड स्विंग्स, हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं। ये बेसिकली -2 to -1 जो पीरियड है वो हमारा पेरीमीनोपॉजल फेज होता है। 0 पे मीनोपॉज आ गया, पीरियड्स स्टॉप फॉर, जब 12 मंथ्स तक उसके पीरियड्स नहीं आते हैं तब ये हम मीनोपॉज स्टेज हो जाता है। बॉडी प्रोड्यूस करती है लेस एस्ट्रोजन। +1 अर्ली पोस्ट मीनोपॉज और +2 लेट पोस्ट मीनोपॉज। दोनों में पहले में तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स ज्यादा होते हैं, हॉट फ्लैशेस और हार्मोन्स एडजस्ट करने में बॉडी लगती है, और लेट मीनोपॉज में कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं, बोन्स, और ज्यादातर ये बोन्स और हार्ट पे इफेक्ट होता है इसका। तो यही अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉ उन्होंने 2 में जो हम अभी बताया कि हमने कि 2 स्टेजेस आ गई, अर्ली ट्रांजिशन और लेट ट्रांजिशन। अर्ली ट्रांजिशन में तो साइकिल लेंथ वेरिएबल होता है, मोर देन 7 डेज हो जाते हैं, और लेट स्टेज में मोर देन 60 डेज ऑफ एमिनोरिया विद अ 12-month पीरियड usually occurs in the mid to late 40s, 1 to 3 years before the menopause। इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम जो है वो इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। अब हम मीनोपॉज के साथ इसको कैसे रिलेट करेंगे कि मीनोपॉज टिपिकली 2 to 8 years बिफोर बिगन्स बिफोर द फाइनल मेंस्ट्रुएशन पीरियड, उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं, एंड एंड्स 12 months आफ्टर द एमिनोरिया। जब 12 months तक उसको पीरियड नहीं आते हैं तब हम उसको मीनोपॉज आ जाता है। ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी डिफाइन किया है कि period from the onset of menstrual irregularity to 1 year post final menstrual period reflecting both biological and clinical changes। बेसिकली क्या है कि WHO यही बताना चाहता है कि जो इस पीरियड में फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल क्लिनिकल चेंजेस आनी शुरू हो जाती हैं, और मीनोपॉज तब आता है जब परमानेंट सेसेशन हो जाती है मेंस्ट्रुएशन की ड्यू टू लॉस ऑफ ओवेरियन फॉलिकुलर एक्टिविटी। तो डिफरेंस क्या होता है मीनोपॉज और पेरीमीनोपॉज में? मीनोपॉज इज द एंड ऑफ अ वुमेन्स रिप्रोडक्टिव इयर्स, पेरीमीनोपॉज इज द पीरियड लीडिंग अप टू मीनोपॉज। इसमें एज हम 45 और 55 के बीच में लेते हैं, इसमें लेट 30s और अर्ली 40s में लेते हैं। बॉडी प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डिक्रीजेस लीडिंग टू इमोशनल एंड फिजिकल सिम्टम्स। Estrogen and progesterone production begins to decline. Menopause is complete when woman has not had a period of 12 consecutive months. जब 12 महीने तक उसको periods नहीं आते तो means menopause आ गया। Perimenopause ends when it reaches menopause. A woman can go no longer, ये बहुत important point है जो कई बार myth रहता है कि a woman can no longer become pregnant naturally in menopause. A woman may still be able to pregnant in perimenopause.
नाउ अब हम पढ़ेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी और हार्मोनल फ्लक्चुएशंस का क्या इफेक्ट आता है। पेरीमीनोपॉज का पेरीमीनोपॉज का मेन रीजन होता है जब ओवरीज में एग्स बनने बंद हो जाते हैं, जिससे ओवेरियन फॉलिकल डिप्लीशन हो जाता है। इस वजह से हॉर्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म और मूड पे असर डालती है। इस्ट्रोजन का लेवल कभी ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, तो ओवरीज इरेगुलरली काम करती हैं। कभी कभी इस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है तो हम उसको हाइपर इस्ट्रोजनिज्म कहते हैं, जैसे कि पीरियड्स मिस होना। कभी इस्ट्रोजन कम भी हो सकते हैं, हाइपो इस्ट्रोजन, वो हाइपो इस्ट्रोजनिज्म हो जाता है। दूसरा इसके ऊपर इफेक्ट होता है प्रोजेस्टेरोन का। ये हार्मोन ओवुलेशन के बिना नहीं बनता है। जब ओवुलेशन नहीं होता है तो प्रोजेस्टेरोन काम कम हो जाता है, जिससे यूट्रस की लाइनिंग ज्यादा बढ़ने लगती है। इससे एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, जो एक मेडिकल टर्म है। हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाता है। ये रिप्रोडक्टिव एजिंग होने की वजह से फॉलिकुलर डिप्लीशन हो गया। उसकी वजह से जो फॉलिकल्स है वो रिक्रूटेड मतलब कम होने शुरू हो जाते हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इनहिबिन बी जो एक हार्मोन है जो ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं, वो भी कम हो जाती हैं। तो उसकी वजह से नेगेटिव फीडबैक ऑन पिट्यूटरी और हाइपो। इनहिबिन का काम क्या होता है कि वो नेगेटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को। जब वो नेगेटिव फीडबैक देना कम हो जाता है तो एफएसएच लेवल का बढ़ जाते हैं, तो उससे अर्लियर फॉलिकल रिक्रूटमेंट होनी शुरू हो जाती है। शॉर्टर फॉलिकुलर फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है और साइकिल्स जो है वो शॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही ग्रेनुलोसा सेल जब डिक्रीज होता है तो बॉडी में ईस्ट्राडोल जो कि हमारा ईस्ट्रोजन का टाइप है हार्मोन, फीमेल हार्मोन, वो भी कम होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोब्यूल भी कम होना शुरू हो जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो आता है। तो ओवरऑल डिक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड्रोजन का बॉडी में। इसके साथ ही रिक्रूटेड फॉलिकल्स होती है तो ओवुलेशन होता है, कॉर्पस लूटियम कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन कम होता है और ब्लीडिंग जो है वो लाइटर होनी शुरू हो जाती है। एंटी म्यूरिन हार्मोन वो होता है जो रिजर्व फॉलिकल्स रखता है। उनके कम होने की वजह से भी ओवरी की जो फंक्शन है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो यही बताया है कि एफएसएच और एलएच जैसे एज द ओवरीज प्रोड्यूसेस लेस ईस्ट्रोजन, द ब्रेन सेंड सिग्नल्स वाया एफएसएच एंड एलएच to try to stimulate more estrogen production. This leads an overall increase in FSH and LH levels. FSH and LH levels don't rise steadily. They can spike and drop unpredictable. तो उनका कोई टाइम नहीं होता है, वो कभी बढ़ जाते हैं, कभी ज्यादा कम होते हैं। तो इसकी वजह से इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं और पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ओवरीज भी लेस रिस्पॉन्सिव हो जाती हैं due to the FSH due to decline in follicle numbers and estrogen production. As a result, the pituitary gland produces more FSH to stimulate the ovaries. Now, symptoms of perimenopause. इसको हमने 6 में मेन डिवाइड किया है। irregular menses, sleep disturbances, sweating, vaginal dryness, hot flashes और weight gain। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है दैट इज डिप्रेशन एंड मूड स्विंग्स। ये बहुत ज्यादा हाई रिस्क पे होती हैं पेरीमेनोपॉजल वुमेन्स, क्योंकि इस्ट्रोजन मॉड्यूलेट करता है सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को एंड इट्स डिक्लाइन में एक्सेंटिवेट वल्नरेबिलिटी। तो जब ये कम होता है इस्ट्रोजन तो साथ साथ सीरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन भी कम होने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है। वल्वोवेजाइनल एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है। डिस्पेरिनिया होता है, ड्राइनेस, उराइटस ड्यू टू थिनिंग ऑफ द वेजाइना। यूरिनरी सिम्टम्स रिकरेंट डिस्कोयूटिया इन्फेक्शंस होती हैं, डिस्यूरिया, पेनफुल मिक्सचरेशन होती है। These symptoms arise due to estrogen deficiency affecting the urogenital epithelium and pelvic floor tissues. वहाँ उसको भी ये इफेक्ट करती है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, irregular cycles, shortened or lengthened intervals,
स्किप्ड पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है जिसको हम मेनोरेजिया बोलते हैं, समटाइम्स क्लॉट्स आने शुरू हो जाते हैं, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है जिसको हम मेटोरेजिया कहते हैं, इनफ्रीक्वेंट पीरियड्स आती है जिसको हम ओलिगोमिनोरिया और डिसमिनोरिया पेनफुल पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। वेजोमोटर सिम्टम्स में हॉट फ्लैशेस आते हैं, इंटेंस इंटरनल हीट फील होती है, नाइट स्वेट्स, कभी उसको ठंड लगती है कभी गर्मी लगती है, पेल्पिटेशंस, फ्लशिंग ऑफ फेस और वेस्कुलर हेडेक्स जिसको हम माइग्रेन लाइक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। फिजियोलॉजिकल और कॉग्निटिव चेंजेस, मूड स्विंग्स, कभी उसको गुस्सा आता है कभी बहुत खुश होती है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं, गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं होता है, काम बहुत जल्दी, दिमाग थक जाता है, कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होती है, भूल जल्दी जल्दी चीजें भूलने लग जाती हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता है, कोई मोटिवेशन नहीं होती है काम करने की, इमोशनल हाइपर सेंसिटिविटी होती है और साथ में स्लीप डिस्टर्बेंसेस आने शुरू हो जाती हैं। स्लीप अवेकनिंग होती है, नॉन रिस्टोरेटिव स्लीप होती है, रेस्टलेसनेस लेग्स, एंजाइटी की वजह से रेस्टलेस लेग्स रहते हैं, सेंसिटिविटी टू नॉइस हो जाता है। Urogenital and sexual health, vaginal dryness, burning or itching, dyspareunia, pain during intercourse, reduced libido की desire decrease हो जाती है, vaginal walls की thinning हो जाती है, UTI हो जाती है और pelvic organ prolapse भी sometimes हमें देखने को मिलते हैं। Metabolic और physical changes, weight gain होता है, bloating, fluid retention, slower metabolism, increased cholesterol levels, increased risk of insulin resistance और डायबिटीज, ये सब भी क्रॉनिक स्टेजेस में हो जाता है जब वो ज्यादा उसके चेंजेस आते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस और ज्यादा मेटाबॉलिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। मस्कुलोस्केलेटल कंप्लेंट, जॉइंट पेन और स्टिफनेस, मसल एक्स, बैक पेन, अर्ली साइंस ऑफ ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ड्राई स्किन हो जाती है, इलास्टिसिटी लूज हो जाती है, फेशियल हेयर ग्रोथ आने शुरू हो जाती है, हेयर थिनिंग हो जाती है, नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, एक्ने और स्किन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेंसरी एंड न्यूरोलॉजिकल चेंजेस, हेडेक्स और न्यू ऑनसेट माइग्रेन्स, टिनाइटस, कानों में आवाजें सुनाई देती हैं, डिजीनेस, ऑल्टर्ड स्मेल और टेस्ट, टिंगलिंग और नमनेस होगी एक्सट्रीमिटीज में। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ब्लॉटिंग, हार्टबर्न, फूड इंटॉलरेंस होनी शुरू हो जाती है, एपेटाइट भी उसकी फ्लक्चुएट करती है। इमोशनल एंड सोशल शिफ्ट, सेंस ऑफ लॉस, उसको कोई मतलब वो नहीं रहता कि उसका यूथ नहीं है, उसको लगता है कि यूथ खत्म हो गया, फर्टिलिटी खत्म हो गई, उसको अपनी आइडेंटिटी ऐसे लगता है कि खत्म हो गई है। मैरिटल रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, और डिजायर होती है आइसोलेशन और इंक्रीज नीड होती है सपोर्ट की, मोटिवेशन की, एप्रिसिएशन डिजायर होती है इस टाइम। तो रेड फ्लैग सिम्टम्स हम लेते हैं, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग अगर वो बंद नहीं हो रही है, सीवियर डिप्रेशन है, सुसाइडल टेंडेंसी है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, ब्रेस्ट लम्प्स और निप्पल डिस्चार्ज है, परसिस्टेंट पेल्विक पेन है, तो इट मींस कोई ना कोई उसको पैथोलॉजिकल चेंज भी आ रही है। डायग्नोसिस और असेसमेंट हम कैसे करते हैं? डायग्नोसिस इसका हिस्ट्री और सिम्टम असेसमेंट के बेस पे ही होता है, क्योंकि हार्मोन लेवल फ्रॉम डे टू डे चेंज होते रहते हैं, तो सिंगल हार्मोनल ऐसे से हम कोई इसको प्रिडिक्टेबल नहीं, रिलायबल नहीं कर सकते कि हाँ कि ये वही उसी के कारण है। पर समटाइम्स ये हेल्प भी करते हैं, जब हम एफएसएच लेवल चेक करते हैं तो हमें इतना पता चल जाता है कि जो ओवेरियन फंक्शन है वो स्लो हो रहा है। तो ये दो ही मेथड है स्ट्रॉ जो हमने पीछे बताया है, इट इज अ क्राइटेरिया ऑफर अ वाइडली एक्सेप्टेड फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफाइंग रिप्रोडक्टिव एजिंग। इससे हमें रिप्रोडक्टिव एजिंग का पता चलता है कि पेरीमेनोपॉज आ रहा है, उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, हार्मोन लेवल्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। दूसरा हम लेते हैं मेनोपॉज रेटिंग स्केल, एमआरएस स्केल बोलते हैं, जो कि बहुत वाइडली एक्सेप्टेड और यूज किया जाता है to know or to assess the severity of menopausal symptoms.
और उनका क्या इम्पैक्ट है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। तो ये बहुत क्लिनिकल रिसर्च पर्पसेस में ये स्केल बहुत यूज किया जाता है मीनोपॉज में, कि इसकी रेटिंग की जाती है कि कितना उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इफेक्ट हो रही है। ये स्केल है जिसमें ये सिम्टम्स लिए गए हैं। सबसे पहले हॉट फ्लैशेस, स्वेटिंग, एपिसोड्स ऑफ स्वेटिंग, हर्ट डिस्कम्फर्ट, unusual awareness, sleep problems, depressive mood, irritability, feeling nervous, inner tension, feeling aggressive, anxiety, restlessness है, physical and mental exhaustion, sexual problems है, change in sexual desire, in sexual activity and satisfaction, bladder problems, difficulty in urinating, increased need to urinate, bladder incontinence, dryness of vagina, sensation of dryness or burning in the vagina, difficulty with sexual intercourse, joint and muscular discomfort, pain in the joints or rheumatoid complaints. एसोसिएटेड रिस्क जो मीनोपॉजल के साथ होते हैं वो बहुत जो ज्यादातर देखे जाते हैं, दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस और ऑस्टियोपोरोसिस। ये दो तो हैं जो मेन ज्यादा देखे जाते हैं। साथ में मेटाबॉलिक जो है वो भी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के ज्यादा चांसेस के होते हैं। एस्ट्रोजन प्लेज अ प्रोटेक्टिव रोल इन द हार्ट हेल्थ एंड इट्स डिक्लाइन ड्यूरिंग मेनोपॉज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ heart disease. This includes conditions like stroke, hypertension, and other heart-related issues. Osteoporosis, menopause-related osteoporosis, menopause के टाइम जो estrogen है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, बोन लॉस होना शुरू हो जाता है, दैट लीड्स टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव क्या है हमारा, कि हर इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस करता है, हर अलग सिम्टम्स जो है एक्सपीरियंस करता है, कोई नो टू केसेस आर एग्जैक्टली सिमिलर। तो हमारी अप्रोच भी ऐसी ही होनी चाहिए कि हमें सिम्टम्स लेके और उसकी टोटलिटी लेके हम उसको मेडिसिन दें। तो इसलिए जो मतलब उसमें बहुत वेरिएबिलिटी रहती है, किसी को हॉट फ्लैशेस होते हैं ज्यादा, किसी को इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है। तो इंडिविजुअलाइज्ड और होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए हमारा जो ट्रीटमेंट हमें देना है। मियाज्म में कैसे हम इसको रिलेट करेंगे, सो रहा है तो सिम्टम्स क्या होंगे हमारे पास, फटीग, हीट इंटॉलरेंस, इरेगुलर मेंसेस, मेंटल रेस्टलेसनेस, इचिंग, ड्राइनेस, एंजाइटी, इमोशनल हाइपरसेंसिटिविटी, साइकोसिस, वाटर रिटेंशन, वेट गेन, ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड्स, साइकोसिस में फाइब्रॉइड्स होंगे, ब्रेस्ट टेंडरनेस होगी और सुप्रेस्ड डिस्चार्जेस होंगे, सिफिलिस, deep-seated depression, insomnia, destructive tendencies, early aging, skin pigmentation, joint degeneration, or hemorrhagic tendencies. Tubercle में mixed, rapid changes in mood and symptoms, alternating physical and mental complaints, heat intolerance, night sweats, or weight fluctuation. तो सिमिलिमम की तरफ हम कैसे जा सकते हैं, कि सबसे पहले तीन चीजें हम लेते हैं इसमें, ससेप्टेबिलिटी, डिस्पोजिशन और मियाज्म। तो ससेप्टेबिलिटी का मतलब है कि बॉडी और माइंड का एक्सटर्नल और इंटरनल इन्फ्लुएंसेस पे कितना रिएक्शन है, जैसे स्ट्रेस, क्लाइमेट, फूड, हॉर्मोन्स या लाइफ इवेंट्स। तो हर जो वुमेन है उसका रिस्पॉन्स अलग होता है। वही किसी को हॉट फ्लैशेस आएंगे, किसी को डिप्रेशन आएगा, किसी को फिजिकल कंप्लेंट्स आएंगी, किसी को ब्लीडिंग ज्यादा होगी। तो ये ससेप्टेबिलिटी को हम देखेंगे कि क्या उसके सिम्टम्स, कैसी उसकी ससेप्टेबिलिटी है। दूसरा आ गया डिस्पोजिशन, हमें बताता है कि हार्मोनल चेंज के कारण एक पेशेंट का बिहेवियर में क्या चेंज आता है। और मियाज्म से हमें डीप सीटेड टेंडेंसीज का पता चलता है, और उससे हम फंडामेंटल कॉज की तरफ जाते हैं, कि हमें पता चलता है कि फंडामेंटल कॉज क्या है इसका। तो ये सारा कुछ हम टोटलिटी लेके चलते हैं। These are the expressions of a woman inner constitution which is influenced by susceptibility, disposition, miasm, and her entire being. Homeopathic medicines commonly used in management of perimenopausal symptoms.
हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स और पैल्पिटेशंस में जो हम मेडिसिन ज्यादा यूज करते हैं दैट इज लेकेसिस. हॉट फ्लैशेस राइजिंग फ्रॉम चेस्ट टू फेस, वर्स आफ्टर स्लीप विद पैल्पिटेशंस. सीपीआर में उसको बेयरिंग डाउन सेंसेशन होगी, साथ में हॉट फ्लैशेस विद एग्जॉशन. क्लोनाइन, intense flushes aggravated by heat and sun, throbbing headaches. Sanguinaria, right-sided hot flashes, burning of palms and soles. A mild nitrosum, sudden flushes with suffocation, anxiety. Sulfur, burning heat in head, chest, feet. Restlessness, night sweats, sweating bursts in warmth. Belladonna, violent flushes with facial redness or sensitivity to light and noise. Pulsatilla, changeable hot flushes, emotional imbalance, weeping tendency. Calcarea का fatigue, chilly nature, anxiety. Pheromet, heat followed by pallor, weakness or headache with palpitation. Irregular menstrual cycle, menorrhagia, metorrhagia. Pulsatilla, scanty, delayed, suppressed menses with emotional changeable symptoms and better in open air. Sepia, scanty or delayed menses with wearing down sensation. Graphite, scanty, pale, delayed with constipation and obesity. Sabina, bright red, clotted, bleeding, burst from motion. Calcarea ka early profuse flow in fat, chilly woman or leukorrhea. Belladonna, sudden profuse bright red flow with heat and hypersensitivity. China, dark clotted bleeding with exhaustion. Crocus, bright red stringy flow, sensation of something moving in abdomen, emotional swings. Epicock, continuous bleeding with nausea and vomiting. Paramet, pale, long-lasting menses triggered by exertion. Mood swings and psychological symptoms, CPI, irritability, indifference to family, sadness, lexis में loquacity, jealousy, irritability, bursts after sleep, ignitia, suppressed grief, changeable moods, pulsatilla, tearful, better in open air, emotional plus physical variability, natrum, silent grief, isolation, dislikes consolation, Calcarea carb, depression with anxiety, staph, depression from suppressed anger, sulfur, mood alteration, philosophical detachment, irritability, cyclamen, depression with remorse, confusion, oromet, deep melancholy or suicidal thoughts. Uretrovaginal changes, sepia, vaginal dryness, painful coition, bearing down sensation, creosote, corrosive burning, leukorrhea, fall odor, cantharis, burning in urethra, vagina, constant urge to urinate, Helonius, uterine burning, aching, pelvic weight, borax, vaginal dryness, burning heat, anxiety with downward motion, murex, sexual hypersensitivity, dragging uterine pain extended to breast. Breast tenderness में conium-mac, hard, painful breast swelling with stony induration, phytolacca, shooting pain in breast relating to axilla, belladonna, red, hot, inflamed breast, lactant pain alternating from one breast to other. तो क्या लाइफस्टाइल हो जिससे कि हम मैनेज कर सकते हैं पेरीमेनोपॉज सिम्टम्स को. ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन एंड हेल्दी फूड. परफॉर्म पेट बेयरिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, हाइकिंग, स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज. Dress in layers so can remove clothing if you begin to sweat. Use a fan or keep your house at cooler temperature. Improve sleep hygiene by avoiding TV and computer screens and doing relaxing activities before bed. Limit alcohol and caffeine. Practice meditation or other stress management techniques. Quit using tobacco products like cigarettes. Maintain a weight that healthy for you. और क्या मीनोपॉज को वर्स करता है, वही सारा कुछ आ जाएगा कि अगर हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं, डेजर्ट्स ले रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है उससे क्या है वेट गेन होता है और पेरीमेनोपॉज को इफेक्ट करता है. सीडेंट्री लाइफ है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, स्मोकिंग सिगरेट्स और यूजिंग टोबैको प्रोडक्ट्स. ये स्टडी भी शो करती है कि जो स्मोक करते हैं उसमें अर्ली मेनोपॉज आता है और डिक्रीज्ड बोन डेंसिटी होती है एज वेल एज वर्सन द मेनोपॉजल पीरियड. टॉक टू, इस टाइम पे हमें किसी ना किसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उससे ये सारी गाइडेंस लेनी चाहिए. ये एक केस है
जो मेरी पेरीमेनोपॉज का एक फीमेल आई थी हमारे पास, जो 46 ईयर्स की थी, विद क्रॉनिक हेडेक फ्रॉम लास्ट 3 to 4 years। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट उसकी हेडेक ही थी उस टाइम पे। ड्यूरेशन 3 to 4 years। सडन ऑनसेट, रिमेन्स फॉर हाफ अ डे, फ्रीक्वेंटली 8 to 10 times in a month। Character throbbing with visual discomfort, sparks and blurring visions indicating hormonal migraine, frequent in climacteric age। Location left-sided headache in frontal and temple region। Modalities उसकी थी कि उसको aggravation होती थी stress से, overthinking, या उसके menses जब delay हो जाते थे, या before menses उसके ये symptoms सारे aggravate होते थे। Aberration उसको eating और rest से होती थी। Associated symptoms जो थे, patient cannot use spectacles during headache, heaviness feel होती थी, uncomfortable feel होता था, sexual desire diminished with depressive mood, anosmia था उसको कुछ टाइम से, irritability before menses, menses disturbed 3 or 4 days, partly fluid with dark red clotted, general weakness, fatigue, pain in joints sometimes। Personal history: diet non-vegetarian, education postgraduate, marital status married, suffocating feeling from smoking smells। Past history: hypertension की थी, respiratory troubles, last 2 years suffocation, hypothyroidism 2009 से, myoma uteri surgery done, no other major surgery। Family history: father को prostate hypertrophy थी, respiratory trouble, hypertension, piles, mother anemic थी, diabetes था, hypothyroidism और CA uterus। ब्रदर पाइल्स, सिस्टर माइग्रेन, साइनोसाइटिस। पैटर्नल ग्रैंडमदर में भी सीए स्टमक की हिस्ट्री थी, और बाकी जो रिलेटिव्स थे उनमें भी हॉजकिन लिम्फोमा और कार्सिनोमा स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री। एपेटाइट नॉर्मल, थर्स्ट नॉर्मल, स्लीप, ड्रीम्स, क्लियर पॉइंट ड्रीम्स थे। तो उसको मतलब जो कुछ होना था उसको फ्यूचर का पहले उसको ड्रीम आना शुरू हो जाता था और वो हो जाता था। थर्मल स्टेट: हॉट था पेशेंट, कैन नॉट कवर फेस, स्टूल, कॉन्स्टिपेटेड, ड्राई हार्ड स्टूल था, यूरिन नॉर्मल करेक्टर विद सिवियर इनकॉन्टिनेंस व्हेन शी ट्राइज टू डिले मिक्सचर्स। उनका ये बहुत मार्क्ड सिम्टम था कि जब वो होल्ड करके रखती हैं तो उसको बाद फिर उनको सिवियर इनकॉन्टिनेंस हो जाती है। डिजायर: रिच और फैंसी फूड खाने की बहुत डिजायर रहती थी, फर्निशियस फूड होना चाहिए, बहुत अच्छे से सजा होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। अगर 2 सब्जियां खानी है तो उसके साथ उसको 2 अलग स्पून चाहिए थे। चॉकलेट्स खाने की डिजायर थी। अवर्जन: बनाना, ब्रिंजल्स, वेट, ऑफेंसिव, अंडर आर्म्स, हैंड्स एंड फीट ड्यूरिंग स्पेलिंग और एंजाइटी, उसको एंजाइटी के टाइम जो स्वेट आता था उस टाइम भी उसके में ऑर्डर होता था। मेंसेस डिलेड थे, गायनेकोलॉजिकल हिस्ट्री में स्केंटी, शॉर्ट, 3 to 4 days, partly clotted, before menses, headache, itching, heaviness in chest, breast। ड्यूरिंग मेंसेस कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आफ्टर मेंसेस हेडेक होता था। साइकिल: डिस्टर्ब्ड एट मेंटल स्ट्रेस और इमोशंस, पेशेंट हैज ऑब्जर्व्ड व्हेनेवर शी इज इन एनी स्ट्रेस और फीलिंग सिवियर इमोशंस। ये भी बहुत मार्क सिम्टम था उनका, जब वो स्ट्रेस में होती थी या कोई इमोशंस उनके डिस्टर्ब होते थे, सुप्रेस्ड होते थे, तो उनके पीरियड्स भी सुप्रेस्ड हो जाते थे और डिलेड होते थे। हैवीनेस और डिस्कम्फर्ट इन चेस्ट बिफोर मेंसेस। एबनॉर्मल डिस्चार्ज, लिकोरिया, पेंटी लाइनर्स यूज करते थे, एल्ब्यूमिनस था, ब्राउनिश कलर का भी हो जाता था, और हिस्ट्री ऑफ मायोमेटमी इन 2012। Mental symptoms: do not change, brands fixed in certain things, anxiety plus claustrophobia, उसको बहुत क्लोज जगह में, और उसको बहुत फियर होता था जाने को, रश वाली जगह पे बहुत फियर होता था। सीक कंफर्ट इन रिलीजन, तो उस टाइम जब उसको एंजाइटी और ये सब सिम्टम्स होते थे तो वो मतलब एक पार्ट करना और रिलीजियस होना उनको बहुत अच्छा लगता था। Perspiration increases during episodes of anxiety, speech, anxious tone, anxiety about health of parents, sometimes suddenly without any थॉट, मतलब बिना किसी कोई ऐसी कोई बात नहीं होती थी फिर भी उनको एंजाइटी रहती थी। ओवर एक्सप्रेसिव, एक्सट्रोवर्ट, एंटीसिपेटरी एंजाइटी भी थी, फियर समथिंग बैड विल हैपन टू द पेरेंट्स, डिजायर फॉर एप्रिसिएशन एंड मैग्नेटिज्म फ्रॉम हस्बैंड बहुत ज्यादा था, अगर वो नहीं मिलता था तो फिर वो डिप्रेसिव मूड में चली जाती थी। डोमिनेटिंग नेचर था,
wants to control others, जिनको लगता था कि हर काम उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए. Short lived anger था, say sorry soon after anger, fear mice, dares, weep alone, sometimes sadness, melancholy with irritability, और anger बहुत ज्यादा था. तो ये सारे सिम्टम्स लेके हमने ये स्केल में सारे इसको डाले जो सिम्टम्स थे. तो हमारे पास इसका जो स्कोर आया वो 22 आया हमारे पास. एनालाइज हमने यही किया कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स experiencing predominantly left-sided headache which is aggravating before menses. Patient is extrovert, overexpressive with some rigidity, expressed to the fixed brands and dominating nature. She also has some clear-burn nature, dreams about future with anticipation about something bad happening to the parents. Spell of suffocation are also seen during anxiety. Menses are short, scanty, lasting only 3 to 4 days, clotted, albuminous leukorrhea. There is also incontinence of urine if urination is delayed, desire for fancy or fallacious foods, offensive perspiration, or aggravation before menses. तो ये हमने सारा जो है उसका एनालिसिस निकाला. तो हमने रिपर्टराइज किया इसको रेडार सॉफ्टवेयर में, रिपर्टराइज किया. हमने रूब्रिक्स लिए. माइंड मैग्नेटाइज, हेड पेन, पल्सेटिंग, थ्रोबिंग, मेंसेस बिफोर. Mind magnetized, desire to be. Mind extroverted, mind dictatorial, dreams clairvoyant. Head pain, general menses before. Head pain, general migraine. Climacteric period, female menses suppressed emotions from. Female menses short to. Female menses clotted. Leukorrhea, bladder urination involuntary, delayed if. Perspiration order offensive. Generalities, food and drinks fallacious food, और मेंसेस एग्जामिनेशन बिफोर. तो हमारे पास ही मेडिसिन आई लेक्सिस. तो रिपर्टराइज करने के बाद हमने लेक्सिस 200 दी. डेट 18/6/2024 को लेक्सिस 200 की 3 डोजेस दी हमने, और साथ में पीएल दिया 15 डेज के लिए टीडीएस. उसके बाद फॉलोअप में हमारे पास पेशेंट आया 3/7/2024 में. हेडेक इम्प्रूव था, मूड स्विंग्स लेस थे. हमने पीएल दिया 15 डेज के लिए. फिर फॉलोअप आया हमारे पास 19/7/2024 को. हेडेक इम्प्रूव था सिग्निफिकेंटली. इनकॉन्टिनेंस बेटर, कैन होल्ड अ गुड ड्यूरेशन विदाउट पासिंग इनवॉलंटरी. Mood improved to a slight extent, less melancholy and anxiety. Leukorrhea improved. Fatigue is also improved. Anxious tone is also better. तो हमने फिर पीएल दिया उसको 15 डेज के लिए. तो यहाँ पे जो हमारा स्कोर आया है हमारा वो 14 रह गया हमारे पास. उसके बाद 2/8/2024 को कोई सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट नहीं थी लास्ट फॉलोअप पे. तो हमने लेक्सिस 1M दिया, साथ में पीएल, प्लेसिबो, टीडीएस 1 मंथ के लिए दिया. फिर 3/9/2024 को जब पेशेंट हमारे पास आया, मूड ड्रास्टिकली इम्प्रूव, नो एपिसोड ऑफ इनकॉन्टिनेंस, हेडेक इनफ्रीक्वेंट बट प्रेजेंट, suffocative spells also reduce, mood is much stable, less irritability and reduce spell of anxiety and perspiration. फिर हमने पीएल दिया 1 मंथ के लिए. तो हमारा यहाँ पे एमआरएस स्कोर जो रह गया वो 8 रह गया. फिर 1/10/2024 को आया, मूड स्टेबल, नो एंक्शियस टोन, नो एपिसोड ऑफ इनकॉन्टिनेंस, हेडेक बेटर, लुकोरिया रिजॉल्व कंप्लीटली. पीएल टीडीएस 1 मंथ. 5/11/2024 को आया तो हेडेक एपिसोड वंस, मूड इज गुड, डिजायर फॉर मैग्नेटाइज रिड्यूस, एंजाइटी इंप्रूव, टॉकिंग इन अ काम टोन. फिर 5/12/2024 को नो एपिसोड ऑफ हेडेक, नो इनकॉन्टिनेंस, नो कॉन्स्टिपेशन, नॉर्मल ड्रीम्स, नॉर्मल टोन, नॉट एंशियस, स्पेल्स ऑफ एंजाइटी since last follow-up without any perspiration. Patient sits whenever feeling anxiety, feel better in 5 to 10 minutes. Then PL फिर हमने 1 महीने के लिए दिया. तो अभी तक तो वो पेशेंट ठीक चल रहा है. थैंक यू. यही मेरा था आज का टॉपिक, और किसी ने जो पूछना हो वो पूछ सकते हैं. मैडम, अपने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है. आपने बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से आपको इसको एक्सप्लेन किया है. आपने एक केस के माध्यम से अपने पूरे बातों को भी समझा दिया है.
और एक बात मैं देख रहा था आपके केस हिस्ट्री में, आपके प्रेजेंटेशन में, कि आपने स्केल का बड़ा अच्छा यूज किया है, जो कि हम बहुत, थैंक यू सर। हाँ, जो कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स इसको यूज नहीं करते हैं। तो सर एक्चुअली वही हाँ, है कि पेरीमेनोपॉज का कोई हम वही कह रहे हैं कि कोई हमारे पास कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है, तो जो जो सिम्टम्स है उसकी असेसमेंट से ही हम उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि पेशेंट इम्प्रूव हो रहा है, कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो रही है। हाँ, ये तो आपने बड़ा अच्छा बताया। लेकिन केवल हाँ यही जी। नहीं है, पेरीमेनोपॉज हो या कोई भी चीज हो, तो आजकल जो हम देख रहे हैं कि ट्रेंड जो है, तो अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्केल का ज्यादा आ रहा है। तो हम लोग होम्योपैथी में भी यूज करना चाहिए स्केल को, और आपने सजेस्ट किया है, ये आपके लिए बहुत अच्छा। मैंने आप देखा कि आपने केस का जो सेकेंड फॉलोअप, थर्ड फॉलोअप में भी आपने पेरिस के स्केल का यूज किया है। इससे इससे एक होता है क्या कि ऑथेंटिसिटी बहुत ज्यादा बनता है, क्योंकि यस सर। हाँ, हम लोग केवल वर्बल बातों पर रह करके ये करते हैं, यहाँ पर ऑथेंटिसिटी जो है तो आपका ज्यादा झलकता है। हम लोग कहते हैं ना कि एविडेंस बेस्ड ये प्रैक्टिस। यस सर। सर ये स्केल ज्यादातर रिसर्च वर्क में ही यूज हाँ, करते हैं रिसर्च ताकि वर्क वो में हम यूज करते ऑथेंटिसिटी। हैं, लेकिन हम लोगों को क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी इसका यूज होना आवश्यक है, मैं जहाँ तक समझता हूँ। और मैं हाँ जी भी सर। इसको प्रयास करता हूँ कि जितने भी स्केल्स हो इकट्ठे करें। तो इस स्केल हाँ के जी। विषय में, इस स्केल के विषय में थोड़ा सा लोगों को और बताइए, जिससे कि लोगों को इसका महत्व को समझे। ठीक है सर। ठीक है सर। और पीपीटी अगर आप हो गया है तो आप हटा सकती हैं, रिमूव कर सकती हैं। ठीक है सर। किन्हीं को कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर लीजिए, मैडम उसका जवाब देंगी। चैट बॉक्स में अपने जिनको कहना हो तो जरूर से लिखिए। और बहुत अच्छा टॉपिक मैडम ने रखा है। जनरली पेरीमेनोपॉज के विषय में ध्यान लोगों को जल्दी जाता नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज कर जाते हैं जनरली मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज दोनों को एक साथ। तो इसे एक कोई क्लैरिफिकेशन, लेकिन हम ऑथेंटिसिटी लाना जरूरी होता है, और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए, होम्योपैथी के लिए इसका भी महत्व हम लोगों के साथ में बढ़ जाता है। और हाँ जी सर। जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितने भी हार्मोनल, ये पेरीमेनोपॉजल हो या कोई भी जो चेंज ऑफ बॉडी का, लाइफ का जो चेंज ऑफ सिचुएशन होता है, उस समय में हार्मोन का रोल बहुत ज्यादा होता है। हार्मोनल हाँ जी सर। डिस्टर्बेंस होता है, जैसे कि चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जाता है, उस समय भी प्रॉब्लम आता है। फिर एडल्ट से आपका यदि एडोलेसेंस एज से आपका फिर एडल्टहुड में जाता है, उस समय भी प्रॉब्लम होता है। फिर आपको डिक्लाइनिंग एज आता है, उस समय भी प्रॉब्लम होता है। यानी कि चेंज ऑफ वेदर में, सॉरी, चेंज ऑफ लाइफ स्टेज एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है, जो कि हम प्रैक्टिशनर्स को देखना चाहिए। बहुत सारी बातें जो कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग पेशेंट को तो ये लगता है कि ये कंडीशन हमको क्यों हो रहा है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझता है कि मेरे जो है लाइफ का स्टेज जो है तो चेंज हो गया। कुछ पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं अब तो ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकता हूँ। मैं पूछा आपकी एज कितनी हो गए, तो बताते हैं इस समय। तो मैं बोला कि तो आप क्या सोचते हैं, आप किस उम्र के एज का करना चाहते हैं? तो मैं देखता हूँ कि लोग हमसे ज़्यादा दौड़ते हैं। मतलब कि आप अपनी उम्र से तुलना कीजिए, है ना। हाँ जी सर। हाँ, उम्र से तुलना कीजिए। और आप अपने छोटे हाँ से करेंगे या बड़े से करेंगे, तो दोनों में आपको आपको अपने अपने में कमी देखेंगे। और उम्र के साथ में ये हाँ तो ये है। और काउंसलिंग जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हाँ इसके जी समय सर। में ट्रीटमेंट के समय में काउंसलिंग जो है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और काउंसलिंग का खास करके हेनीमैन में भी आपको काउंसलिंग के लिए जोर दिया है। हर एक जो मैनेजमेंट के लिए, केस मैनेजमेंट के लिए, उसमें प्राइमरी रोल हम लोग कहते हैं कि काउंसलिंग का होता है। तो इसको हम लोगों हाँ को जी। ज़्यादा जोर देना चाहिए। और अभी अब कोई आदमी सवाल नहीं आया किसी को। मुझे भी लग रहा है कि किन्हीं को कुछ इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। हालांकि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। और शायद हमको लगता है कि मोस्टली ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है।
क्लिनिकल हम लोगों के मेडिकल प्रोफेशंस में भी और बाहर लोगों में भी, मेडिकल प्रोफेशंस में भी जनरली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि ये कौन सा स्टेज। सर कई बार तो मतलब फीमेल्स को पता ही नहीं चलता है कि ये उनके पेरीमीनोपॉज के कारण ये सिम्टम्स आ रहे हैं, जी तो जी। ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये अवेयरनेस के लिए और आपने इस टॉपिक को लाया, और मैक्सिमम केस हम प्रेजेंटेशन जो आते हैं तो मेनोपॉजल एज का लोग कहते हैं, लेकिन मीनोपॉज, पेरीमीनोपॉज को हम कंसीडर ही नहीं करते। वो ज्यादा लंबा टाइम होता है पेरीमीनोपॉज का, और उसमें ज्यादा चेंजेस आते हैं और लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो ये मीनोपॉज से ज्यादा इम्पोर्टेंट पेरीमीनोपॉजल स्टेज है। श्रुति जी, आप कुछ मैडम पर कुछ कर सकती हैं श्रुति जी? यस सर। सर आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है, मे बी लाइफ स्टाइल और खान पान के कारण। ऐसे सजेस्ट किया जाता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस रील्स ये सब में देखा है कि कुछ सर्टेन सब थिंग्स जैसे कि तीसी हो गया या फिर अ, तिल, ये सब क्या सही में हार्मोनल बैलेंस के लिए अच्छे माने जाते हैं मैडम? इस पे आप कुछ बताना चाहेंगी? मैम बिल्कुल डेफिनेटली इनका इफेक्ट होता है हार्मोनल बैलेंस में। बिल्कुल हमें ये जो हमारे जो होम रेमेडीज होती हैं ये बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। ये हमें यूज करना चाहिए। हमें मतलब जो आजकल को पेशेंट जो होते हैं, हम उनको वो चाहते हैं कि हमें क्विक रिलीफ मिले, तो सीधा वो हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो मतलब अवॉइड करना चाहिए हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। उससे ज्यादा बेटर हमारा जो होम्योपैथी सिस्टम है वो, उसमें बहुत अच्छा हमारे सिम्टम्स कंट्रोल होते हैं, और ये जो आयुर्वेदिक जो होम रेमेडीज हैं वो बहुत अच्छा कंट्रोल करती हैं पेरीमेनोपॉजल स्टेज को। और जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि आजकल जो आ, आ, ये मिनार्की का जो एज है, मिनार्की का एज ये भी बहुत कम होते जा रहा है, जैसे कि अर्ली एज में मिनार्की शुरू हो जा अर्ली रहा एज में आ जाता है। है, हाँ हाँ। अर्ली एज तो में। इसका तो भी इसका पीरिमेनोपॉज के टाइम, क्योंकि टाइम रिप्रोडक्टिव टाइम तो सर्टेन है ना, तो इसका भी फर्क पड़ता है मैम इसलिए। ये सब पेरी इसी अर्ली मीनोपॉज जो आता है वो भी बहुत देखने को मिल रहा है। जैसे अर्ली मीनार्की देखने को मिल रहा है, अर्ली मीनोपॉज भी 35 की एज में भी पेशेंट्स आते हैं जिनको मीनोपॉजल सिम्टम, पेरी मीनोपॉजल सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा जो हमारा लाइफस्टाइल है वो ही इफेक्ट हो रहा है। हमारा जो खाना पीना है, अडल्ट्रेशन है, हमें कुछ शुद्ध खाने को तो मिल नहीं रहा है। जो हम दूध भी पीते हैं उसमें भी सारे वो हॉर्मोन्स इंजेक्शंस लगे होते हैं। मिनार्की के टाइम भी हम बच्चों को जैसे दूध देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स देते हैं, तो सारे वो और मतलब एडल्ट्रेटेड सारे फूड होते हैं। और जो ये सोशल मीडिया है, बच्चों में फोन देखना और ये सब, वहां पे उनका मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। उस थॉट प्रोसेस के साथ ही उनमें बच्चों में अर्ली मिनार्की के रीजंस जो है हमें देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन से चैट बॉक्स में मैडम देखिए, डॉक्टर हाँ राघव हाँ जी। जब से क्या लिख रहे हैं, इसको एक बार चैट बॉक्स को पढ़ लीजिए मैडम। जब से मेंसेस शुरू हुए तब से केवल एक दिन का दाग रहता था, अभी 3 से 4। तो एज क्या है इसमें कुछ क्लियर नहीं है सर क्वेश्चन में। आप एज को बताइए। जिसको ये सिम आप बोल सकते हैं जागवंत जी, आप क्या टाइप करिए, दोनों में से कोई काम कीजिए। आप इसका सवाल का, हाँ, 42 एज। ओके। तो कितने 42 मेरे इधर शो नहीं होगा। उन्होंने कहा प्रणाम कि जब मैडम। से मेंसेस। हेलो, हाँ जी सर बोलिए। जब से उनका मेंसेस शुरू हुआ ना, हाँ तब जी। से एक दिन का रहता था और केवल दाग धब्बा जैसा होता था। जब से और अब मीनार की शुरू हुआ था तब की बात कर जब रहे से हैं आप? नहीं नहीं, जब से मेंस उनका शुरू हुआ, जब कम एज की थी ना, हम्म। तब से
और इधर से हाँ जी 2 महीना 3 महीना पर एमसी होता है हाँ जी और केवल दाग जैसा रहता है। हाँ जी और अभी 42 एज है। एक लड़का है जो 9th में पढ़ रहा है, उनको एक बच्चा हम्म भी है। हम्म और अल्ट्रासाउंड उनका करवाया गया तो हम्म राइट ओवरी में सिस्ट है, हाँ यूटेरस जी में भी सिस्ट है हम्म और ब्रेस्ट के बगल में भी सिस्ट है, हाँ लेफ्ट जी साइड। हाँ जी। तो सर इसमें तो फिर हमें प्रॉपर डायग्नोसिस की जरूरत है। सिस्ट है तो कहीं ना कहीं चेंजेस, पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं, तो डायग्नोसिस हमें प्रॉपर कराना पड़ेगा कि वो किस टाइप की सिस्ट है। तो ये मीनोपॉज एज पे भी आना चेंजेस आती हैं, क्योंकि वही हमने बताया कि हॉर्मोन्स जो है वो फ्लक्चुएट करते हैं, तो ये चेंजेस आनी शुरू हो जाती है। तो इसमें हमें प्रॉपर डायग्नोसिस कराना पड़ेगा, प्रॉपर उनके अल्ट्रासाउंड करा के उनका सारा चेक, जो सिस्ट है वो भी देखनी पड़ेगी किस तरह की सिस्ट है, बिनाइन है, मेलिग्नेंट है, किस तरह की सिस्ट है, ये सारा हमें डायग्नोसिस करके फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक मैडम। राघवेंद्र जी और कुछ कहना है? जी नहीं। हाँ राघवेंद्र जी, कोई भी केस को एनालिसिस करने के लिए उसका डिटेल्स ऐसे केवल पैथोलॉजिकल प्रेजेंटेशन से करना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैडम जी ने जी ठीक ही कहा है कि हम लोगों को एज ए होम्योपैथ हमारे पास में तो पैथोलॉजी से भी ज़्यादा पैथोलॉजी है आपका केस हिस्ट्री। और केस हिस्ट्री अगर आप ठीक से नहीं लेंगे तो इस तरह का जी जवाब आसानी से नहीं मिल सकता है। जी जी इसलिए प्रैक्टिस में थोड़ा सा समय दे करके केस हिस्ट्री को डिटेल्स में लेने का कोशिश कीजिए और टोटलिटी निकालिएगा, तो ये सारे कंडीशंस और मैडम जो बताई हैं आपको एनालिसिस का तरीका, वो भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसको भी आप करके आप उसको प्रयास कर सकते हैं। जी। ठीक है, और किसी को कोई सवाल है इसमें? और किसी को कुछ कहना है? एक चीज मैं सर और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि आजकल जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, तो लोग फिजिकल वर्क को का अहमियत भूलते जा रहे हैं। तो डेली अपने लाइफ में अगर एक्सरसाइज, हर लेडी अगर अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, क्योंकि इतना बिजी लाइफ है, घर और ऑफिस सब जगह अपने आप इतना काम करने के बाद इसको जो डेली एक्सरसाइज होता है ना, उसका अहमियत लोग भूलते जा रहे हैं। अगर डेली एक्सरसाइज भी डेली शामिल किया जाए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है अपने सारे हार्मोनल बैलेंस के लिए। बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है मैम। हाँ जी मैम, बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है। वही मैंने लाइफस्टाइल बताया है कि हमने अपने खाने पीने का, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, ये सब कुछ अपनी लाइफ में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सब चेंजेस जो अर्ली मेनोपॉज आ रहा है, जो अर्ली मेनार्की आ रहा है, ये सब इसी वजह लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के में ही आ जाता है कि हमारा जो लाइफस्टाइल बहुत सिडेंट्री होता जा रहा है, और हमारा खाना पीना भी जो है बहुत जंक फूड्स हो गया, शुगरी पैक्ड फूड्स, ये सब बहुत ज्यादा हो गया है। उसकी वजह से ही इनके ज्यादा आने के चांसेस हो रहे हैं। जो पेरीमेनोपॉज भी बहुत जल्दी आई, इवन एक दो पेशेंट्स मेरे पास आए हैं कि उनको 35 की एज में ही मीनोपॉज, पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो गया। तो ये इसी वजह से ये हमारे लाइफस्टाइल हमारा ठीक नहीं है, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जो अगर के लिए योगा भी बहुत रोल प्ले करता है। और मैं तो सभी को एक कुछ न कुछ समय योगा में थोड़ा सा दो तरह का योगा मैं सजेस्ट करता हूँ। पैसिव योगा, जो बहुत ये ज्यादा सेडेंटरी काम नहीं करती हैं उनको, और जो ज्यादा एक्टिव लेडी हैं उनको पैसिव पैसिव में जाना होगा। और जो जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लीड कर रही हैं तो उनको एक्टिव योगा में जाना पड़ेगा। तो दोनों योगा को हम लोग को वाकिफ होना चाहिए और पेशेंट को उसे सजेस्ट करना चाहिए। यानी तो किसी योगा के एक्सपर्ट के पास में भी साथ में कंसल्टेशन के लिए भेजना जरूरी होता है। और सर मैडम अगर आजकल बहुत इसीलिए जो हमारे, हाँ जी मैम बहुत बोलिए। जो आपने बताया कि 35 के एज में ही जो मिनार्की, पेरीमिनोपॉजल पेरीमेनोपॉज। मिनोपॉजल सिंड्रोम ये शो कर रही हैं,
तो उसके लिए उसको थोड़ा और प्रोलॉन्ग करने के लिए, थोड़ा और करने उनका के लिए ही मेडिसिन दे रहे हैं मैम, उसी चीज के लिए ही हमने मेडिसिन दी है कि उनके जो पीरियड्स हैं वो आने शुरू हो जाए, और वो आए भी हैं हमारे मेडिसिन से, तो वो अब उनके रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। तो जो जब वो एलोपैथ के पास गई थी तो वो उन्होंने तो इनको यही बोल दिया कि आप हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले लो, या इसकी आपके 2 बच्चे हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, तो आप ऐसे ही चलने दो, कोई बात नहीं। तो पर उसको जो चेंजेस महसूस हो रही थी वो इससे बहुत डिस्टर्ब थी, उनको वेट गेन हो रहा था, उनको मूड स्विंग्स आ रहे थे, बहुत ज्यादा जो ये सिम्टम्स आने शुरू थे उनसे वो बहुत डिस्टर्ब थी। तो उनको ये समझ ही नहीं आ पा रहा था कि ये जो सारे सिम्टम्स है उनके अर्ली जो पेरीमेनोपॉजल आ रहा है उसकी वजह से है। तो जो अब हमने मेडिसिन दी है तो अभी 2 साल से उनके रेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं। यस मैम, इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन और मैनेजमेंट यस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। और यस लेकिन इसका ना, यस मैम, इसके बारे में नॉलेज बहुत कम लोग को है, क्योंकि बहुत लोग कम जाते हैं डॉक्टर के पास इस इशू को लेके। उनको लगता है, यस मैम। हाँ, इसका और इसके बारे इवन में एलोपैथ डॉक्टर्स ने मैम मना कर दिया कि आपको जरूरत ही नहीं है। इसका अवेयरनेस बहुत कम लेडीज में है। इसको अब इसके लिए मोर अवेयरनेस के लिए हम लोग को कुछ करना चाहिए कि सही टाइम पे अगर मेनोपॉज आए तो वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। वो बहुत अच्छा फिजिकल, रहता है। हाँ हाँ, आगे चल के हम्म, हर चीज में, मेंटली फिजिकली सबके लिए वो एक हेल्दी मेनोपॉज माना जाएगा। लेकिन अगर बहुत जल्दी आ बिल्कुल गया तो फिर ये आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बन बिल्कुल सकती हैं। ये इसके बारे में बिल्कुल। अवेयरनेस बहुत कम है। इसके लिए हम्म, कुछ करना चाहिए कि जिससे कि ज्यादा ज्यादा लेडीज इसके बारे में अवेयर हो और अपने प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट करें। और हाँ ये जी हाँ जी मैम। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, सरिता जी क्या बोल रही थी आप? यस सर, यस सर। सर, इसके बारे में आपको कुछ बोलना है सर? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा सारिका जी, कि ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा अच्छा डॉक्टर का भी रोल होता है, सोशल कम्युनिटी वर्क होता है। तो कम्युनिटी में आप जैसे अपने आस पड़ोस में, मोहल्ले में या कहीं पर एक ग्रुप डिस्कशंस में, या महिला लोगों का जो एक शाम को बैठकी होता है, तो उसमें इनवाइट करके इसको किया करना अच्छा रहता है। और अवेयरनेस तो बहुत ही जरूरी है, खास करके। और जो मैं देखता हूँ कि यूट्यूब पर जो है तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये काउंसलिंग है। और यूट्यूब का तो मैं सलाह नहीं देता हूँ कि यूट्यूब को, क्योंकि वो इतने कंट्रोवर्शियल होते हैं, और पेशेंट जो है तो ये लोग अक्सर उसमें फंस जाते हैं। तो ये हाँ चीजें, जी हाँ जी। डायरेक्ट काउंसलिंग बहुत ज्यादा, अवेयरनेस प्रोग्राम में तो जैसे क्लब है या कोई सोशल और गैदरिंग्स है, वहां पर जाकर के इससे आपको दो फायदा होगा। एक तो पेशेंट को लाभ पहुंचा रहे हैं, और दूसरा आपका कम्युनिटी में आपका भी रोल, लोगों को आइडेंटिफिकेशन होगा कि आप लोगों को मदद कर रही हैं। तो हम लोग अपने बीएचएमएस कोर्स में भी कम्युनिटी मेडिसिन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है। पहले जो था कम्युनिटी मेडिसिन वो छोटा था, आज का जो कम्युनिटी मेडिसिन का बिल्कुल सिलेबस बहुत वाइड हो गया सर। बहुत सर वाइड हो। अब तो हाँ, 3rd ईयर से ही पढ़ाना शुरू कर थर्ड ईयर से देते ही हैं हम पढ़ाना लोग। शुरू किया, तो ये जरूरी है ना। हम एक हम्म, डॉक्टर होने के नाते खाली इंडिविजुअल ही तो नहीं है, हम सोसाइटी का भी इलाज करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ जी यस सर। ठीक है। सर, हाँ, रुपेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छा आज बात कही है। और श्रुति जी, समय थैंक यू समाप्त सर, हो गया, मैं थैंक आपको यू। धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर रुपेंद्र कौर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आईएफपीएच टीम की थैंक यू तरफ से मैम, भी, कि थैंक यू मैम, आपने थैंक बहुत यू। अच्छा सेशन दिया, अपने नॉलेज को हमसे शेयर किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस क्योंकि इसके हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत सारे केसेस इस टाइम एरा में बहुत ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा क्लिनिकली एप्लीकेबल सेशन था मैडम। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक ऐसे यू ही आप थैंक यू आते रहिए और हम लोग को और ज्यादा अपने ज्ञान से लाभान्वित करते रहिए मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू So now the meeting is closed and थैंक यू। session is handed over to Dr. B.L. Binduraj.
Now, Dr. Binduraj, you can start your session now. Yes, sir. Sir, I will moderate this session. This Acha, English you are the session. moderator. Okay. Yes, sir. Yes, sir. That's good. I'll begin, sir. Yeah.